हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा 10th के मैथ्स में अध्याय 17, उसका पार्ट थर्ड। अध्याय 17 का नाम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने पढ़ लिया था। अब पार्ट थर्ड में हम बात करते हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य, यानी कि पहले हमने 2-3 विधियों से समांतर माध्य निकाला था। आज हम निकालेंगे कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य। तो कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले देखो, इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो विचलन विधि से समांतर माध्य, और दूसरा हम पढ़ेंगे पद विचलन विधि से समांतर माध्य। तो देखो, पहले हम पढ़ते हैं विचलन विधि से समांतर माध्य। जब किसी बारंबारता बंटन में, यानी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल्पित माध्य होता क्या है। तो जब किसी बारंबारता बंटन x के मान बहुत बड़े हो, यानी आपको कोई भी बारंबारता बंटन दिया हुआ है, उसमें x के मान दिए हुए हैं, तो x के मान अगर बहुत बड़े हैं तब समांतर माध्य की गणना कठिन हो जाती है। यानी तब हम जो पीछे विधियाँ पढ़ी थी उस विधि का अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो उसकी गणना जो होती है ना, वो बहुत ही कठिन यानी हार्ड हो जाती है, तथा समय भी अधिक लगता है और आपका जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगता है। ऐसी स्थिति में कल्पित माध्य की लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करना अधिक सुविधाजनक रहता है। यानी ऐसी कंडीशन में हम किसकी सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे? कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो, पहला हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य जो है वो विचलन विधि के द्वारा। तो इसका क्रियापद क्या है देखते हैं। क्रियापद के अंदर देखो, सर्वप्रथम बारंबारता सारणी इस प्रकार बनाते हैं कि पहले स्तंभ में चर का मान एक्स आई, और ये तो देखो हम पहले भी कर रहे थे। यानी सबसे पहले हम किसका मान लिखेंगे? अलग अलग स्तंभ बनाएंगे इस प्रकार से। इसमें पहले क्या लिखेंगे? एक्स, तथा दूसरे स्तंभ में इसकी बारंबारता एफ आई, और दूसरे स्तंभ में क्या लिखेंगे? एफ, यानी एक्स का मान, और इस तरफ एक्स का मान और इस तरफ एफ का मान, ये सब हम लिखेंगे। उसके बाद में देखो, यानी कि पहला और दूसरा दो स्तंभ तो हमने बना लिए। तीसरे स्तंभ में सुविधा अनुसार एक मान ए से प्रत्येक चर का मान एक्स आई से विचलन लिखता है। यानी यहाँ पर जो ए है ना, वो आपका ए क्या है? कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। उसके बाद में देखो, चौथे स्तंभ में बारंबारता एफ आई तथा विचलन डी आई। ये हम डी आई ज्ञात करेंगे। देखो, डी आई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखो, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, ये आपका सूत्र होता है डी आई ज्ञात करने का। ठीक है, तो डी आई यानी एक्स आई का जो मान होगा, जो एक्स का मान होगा उसमें से ए का मान घटाना है। ए का मतलब कल्पित माध्य का मान घटाना है, तब आपके पास डी का मान आ जाएगा। तो देखो, तीसरे स्तंभ में सुविधा अनुसार एक मान ए से प्रत्येक चर का मान एक्स आई से विचलन लिखते हैं। ए आपका कल्पित माध्य हो जाएगा। फिर चौथे स्तंभ में बारंबारता एफ आई तथा विचलन डी आई का गुणा लिखते हैं। तो देखो, पिछले प्रश्न पीछे जब हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड में किए थे तब हम गुणा करते थे एक्स और एफ को। ठीक है, तो उसको हम लिखते थे एफ एक्स। क्या लिखते थे? एफ एक्स लिखते थे। लेकिन इसमें एफ एक्स नहीं है, इसमें एक्स की जगह आपके डी आ गया। अब स्तंभ सेकंड का योग एक्स एफ आई, यानी एफ आई का जो मान है उनसे हम योग कर लेंगे। तो स्तंभ 4 का योग एफ आई डी आई नीचे लिखते हैं। यानी एफ आई का योग कर लेंगे और एफ आई डी आई जो आपस में गुणा किया हुआ है उसका भी योग करके उसके नीचे लिख देंगे। तो देखो दोस्तों, इसका सूत्र क्या है आपके पास? सूत्र है आपके पास समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस 1/n सिग्मा एफ आई डी आई। एक तो ये सूत्र है। दूसरा आपके पास सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। दो सूत्र है, दोनों एक ही सूत्र। देखो, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जैसे 1/n लिखा है ना, तो n बराबर क्या है? सिग्मा एफ आई। यानी कि जो बारंबारता का योग है ना, वही क्या है? आपका n है। और डी आई कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको मैंने बता ही दिया। देखो, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए ज्ञात करेंगे। तो ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, क्रियाविधि आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, उसी क्रियाविधि के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को करते हैं ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए।
एग्जाम्पल है हमारे पास, निम्न बारंबारता बंटन 12 विद्यार्थियों के भारों को प्रदर्शित करता है और आपको निकालना देखो, ये बोल रहा है माध्य भार ज्ञात कीजिए। तो माध्य भार ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको भार दिया हुआ है किलोग्राम में, कितना, यानी भार किलोग्राम का मतलब एक्स का मान दिया हुआ है 67, 70, 72, 73, 75। विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ का मान दिया हुआ है 4, 3, 2, 2, 1, यानी कि 67 किलोग्राम भार वाले 4 विद्यार्थी, 70 किलोग्राम भार वाले 3 विद्यार्थी, 72 किलोग्राम भार वाले 2 विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो आपको वही सारणी बनानी है। यानी पहला स्तंभ में देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था सर्वप्रथम बारंबारता सारणी इस प्रकार बनाते हैं कि पहला स्तंभ में चर का मान एक्स आई। तो ये देखो पहला स्तंभ आपका, और इसमें चर का मान एक्स आई का मान कितना है, 67 है, 70 है, 72 है, 73 है, 75 है। ठीक है। दूसरा स्तंभ में देखो एफ आई, तो एफ आई का मान लिख दो, 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, 1 है। ठीक है। फिर तीसरे स्तंभ में हमने पढ़ा था कि डी आई का मान ज्ञात करते हैं, और डी आई का मान कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पर ए का मान हमने कितना लिया है, 72 लिया है। ए का मान 72 क्यों लिया है, देखो ए का मान हम वैसे लेते हैं जैसे आपके बारंबारता दी हुई है और आपका एक्स का मान दिया हुआ है, उसमें से मध्य मान लेते हैं। जैसे देखो टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 में से मध्य वाला देख लो कौन सा है, यानी कि ये वाला है। इसके बीच वाला कौन सा है, इसके बीच वाला आपके सामने ये वाला है। तो बीच वाले में से देख लो एक्स का मान कितना है, 72, तो ए का मान हमने 72 ले लिया। ज़्यादातर हम मध्य मान को ही ए का मान लेते हैं। ठीक है। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस 72। तो एक्स आई का मान कितना है, 67। 67 माइनस 72 करो, कितना बचेगा, -5। फिर 70 माइनस 72 -2, फिर 72 माइनस 72 0, फिर 73 माइनस 72 1, फिर 75 माइनस 72 3। इसी प्रकार से हम निकालेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब ये एफ आई है, ये डी आई है। ठीक है, ये एफ आई है और ये डी आई, इन दोनों को गुणा करो। एफ आई का मान देखो 4 और डी आई का मान -5। 4 को 5 से 20, माइनस का 20, 3 को 2 से माइनस का 6, 2 को 0 से माइनस का 2 को 0 से सॉरी 0, और 2 को 1 से 2, 3 को 1 से 3। ये काम हमने कर लिया। उसके बाद में हमने यही देखा था अगले स्तंभ में या अगले चरण में कि सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, सिग्मा एफ आई, यानी ये जो आपका एफ आई का मान है इन सब का योग कर लो, और फिर सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई का जो मान है इसका योग कर लो। योग करने के बाद में देखो, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ए का मान हम क्या लेते हैं, 72 ले रहे हैं यहाँ पर। फिर हम सूत्र लगाएंगे, माध्य एक्स बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस 1/n सिग्मा एफ आई डी आई, ये सूत्र हमने अभी पढ़ा था। तो ए का मान 72 है हमारे पास, 1/n, तो 1/n का मान कितना है हमारे पास, n का मान 12, n का मान 12। अब देखो n का मान आप कहोगे 12 कहाँ से आया, तो n का मान 12 यहाँ से आया। सिग्मा एफ आई बराबर क्या है, n, पहले ऊपर पढ़ा था, तो ये n का मान लिख दिया 12, n का मान लिख दिया 12, और सिग्मा एफ आई डी आई का मान आया था हमारे पास अभी योग करने से माइनस का 21। तो 72 माइनस को प्लस से गुणा किया, -7/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो समांतर माध्य है वो आएगा 70.25, 70.25, वो भी किस में, किलोग्राम में, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की संख्या का भार दिया हुआ था, तो भार किस में है, किलोग्राम में। अब देखो पहली विधि हमने पढ़ ली, अब हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे, पद विचलन विधि से माध्य। पद विचलन विधि से माध्य। तो देखो दोनों विधियों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, वही विधि है लगभग। तो देखो इसमें भी वही है, पहले स्तंभ में चर एक्स का मान एक्स आई, तथा दूसरे स्तंभ में इसकी बारंबारता एफ आई लिखते हैं। वही है, आपको अलग अलग पद बनाने हैं ऐसे स्तंभ, उसमें एक्स का मान लिखना है, इसमें एफ का मान लिखना है। अब देखो इसमें अलग क्या है कि उसमें तो हम डी आई से निकालते थे, और इसमें तीसरे स्तंभ में क्या करेंगे, यू आई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, यू आई का मान। और यू आई का मान कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए बट्टा में एच, उसमें हम निकाल रहे थे डी आई का मान। तो डी आई का सूत्र था हमारे पास एक्स आई माइनस का ए, और इसमें यू आई का सूत्र हो जाएगा एक्स आई माइनस ए तो है ही, बट्टा में आपके क्या लग जाएगा, एच लग जाएगा। से पद विचलन ज्ञात करते हैं,
जहाँ h क्या है, विचलनों का सार्वय गुणनखंड है। विचलनों का सार्वय गुणनखंड का मतलब समझ गए आपको, जैसे 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, तो इसमें मतलब अंतर कितने कितने का है, कितने कितने का है, 10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो जाएगा। अगर 20 का अंतर है तो h का मान 20 हो जाएगा। वो है आपको h विचलनों का सार्वय गुणनखंड। चौथे स्तंभ में देखो क्या करते हैं, एफ आई और यू आई का गुणनफल, एफ आई यू आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ आई यू आई। उसमें लिख रहे थे एफ आई डी आई, इसमें लिख देंगे एफ आई यू आई। फर्क कुछ भी नहीं दोनों विधियों में, उसमें डी आई से ज्ञात करते थे और इसमें यू आई से ज्ञात कर रहे हैं। सूत्र आपके पास वही है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखो पूरा का पूरा सूत्र आपका सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा में किससे किया है, एच से गुणा किया है। फिर है सामान्यतः कल्पित माध्य ए, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ए को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। और ये चर एक्स के मध्य मान को अथवा अधिकतम बारंबारता वाले मान को लेते हैं। यानी ए का मान दो ही कंडीशन से ज़्यादा लेते हैं। एक तो जो आपको चर एक्स का मान दिया हुआ उसका मध्य मान यानी बीचों बीच वाला मान को एक्स मान सकते हैं, अथवा या अधिकतम बारंबारता जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसको ए मान सकते हैं। तो देखो पद विचलन विधि से हम जो है वो कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं और कैसे करते हैं, तो देख तो उदाहरण। उदाहरण है, निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, ठीक है। इसमें बारंबारता यानी f का मान दिया हुआ है, वर्ग अंतराल यानी x का मान नहीं दिया हुआ है, x का मान आपको निकालना है। तो x का मान हमने पार्ट सेकंड में भी पढ़ा था, ऐसा वर्ग अंतराल। x का मान कैसे निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। जैसे 0 और 10 है ना, तो 0 प्लस 10/2 कितना आ जाएगा, 5। इसमें 5, इसमें 10 और 20 के बीच का 15, इसमें 25, इसमें 35 और इसमें 45। इस प्रकार से हम x का मान निकालेंगे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको प्रश्न में सीधा x का मान दिया हुआ है तो ये x हो जाएगा और ये f हो जाएगा, और इसका मान नहीं दिया हुआ है तो x का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो माध्य की गणना करते हैं, यानी a का मान कितना लिया है, 25 लिया है। a का मान कितना, 25। तो देखो मध्य मान लिया हमने, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 है। उसमें से मध्य मान कौन सा होगा, ये वाला। और ए का मान हम x का मान लेते हैं, तो 20 और 30 इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा आपके मध्य बिंदु, 25। तो ए का मान क्या ले लिया, 25 ले लिया। और h वर्ग अंतराल, h क्या ले लिया, वर्ग अंतराल ले लिया। तो देखो 0 और 10, 10 और 20, 20 और 30, 30 और 40, 40 और 50, अंतर कितने कितने का है, 10 का अंतर है। तो h का ले लिया, 10 ले लिया। अब आपको वही सारणी बनानी है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल से ही किसका मान निकालेंगे, एक्स आई का मान निकालेंगे। एफ आई का मान आपको दिया हुआ है, फिर यू आई निकालेंगे, फिर एफ आई यू आई निकालेंगे। तो देखो 0 से 10 यानी एक्स आई का मान 5, 10 से 20 है तो 15, 20 से 30 है तो 25, 30 से 40 है तो 35, 40 से 50 है तो 45, यानी इसका मध्य मान निकाल लिया। एफ आई का मान आपको सीधा सीधा दिया हुआ है 7, 10, 15, 8, 10। अब निकालेंगे यू आई, तो यू आई के लिए सूत्र पड़ा था एक्स आई माइनस ए बटा 10, या एक्स आई माइनस ए बटा एच पड़ा था। तो एक्स आई माइनस ए का मान 25 लिया है और एच का मान 10 लिया है। तो एक्स आई का मान देखो कितना है आपके पास, सर्वप्रथम एक्स आई का मान है आपके पास 5। तो 5 माइनस 25/10 कितना बचा, माइनस का 20/10 कितना आया, माइनस का 2। तो ये देख लो माइनस का 2 आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है, ये रहा माइनस का 2। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे, 15 माइनस 25/10। तो 15 माइनस 25 कितने बचे, माइनस के 10, माइनस के 10/10 माइनस का 1। फिर 25 माइनस 25 0, 0/10 0। इस प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे, फिर 1 और फिर 2। फिर हमने अगला उसी में चरण पढ़ा था कि एफ आई और यू आई को आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो एफ आई और यू आई को गुणा करेंगे, 7 को 2 से किया 14 तो माइनस का माइनस, 10 को माइनस 1 से किया तो माइनस 10, 15 को 0 से किया तो 0, 8 को 1 से किया तो 8, और 10 को 20 से किया, 10 को 2 से किया तो 20।
फिर वही है सिग्मा एफ आई, यानी एफ का जितना भी मान है उन सब का क्या कर लो योग, तो योग कितना आएगा 50। फिर एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का जितना भी मान है उन सब का क्या कर लो योग, माइनस वाला और प्लस वाला आपस में घट जाएंगे, कितना आएगा आपके पास 4। फिर हम लगाएंगे सूत्र समांतर माध्य वाला। तो देखो समांतर माध्य वाला सूत्र एक्स बार बराबर, सूत्र हमने पढ़ा था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ इंटू एच, इन सब का मान रख दो। ए का मान आपके पास 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 4 बटा में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50 और एच का मान कितना है 10, ये सब मान रख दिया। तो 25 प्लस 4 बटे 50 इंटू 10, इनका जब सॉल्यूशन करोगे गुणा भाग जोड़ बाकी, तो आपके पास समांतर माध्य कितना आएगा 25.8। इस प्रकार से हम विचलन विधि के द्वारा यानी कल्पित माध्य की सहायता से दो विधियों से समांतर माध्य निकाला है, एक तो विचलन विधि और एक पद विचलन विधि। तो समांतर माध्य के ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सब के सब कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका जो पार्ट 4 है कल हम पढ़ेंगे, वो आएगा आपके माध्यक। समांतर माध्य हमने पढ़ लिया है, माध्य के जितने भी क्वेश्चन थे सब हमने पढ़ लिए हैं। अब कल हम पढ़ेंगे माध्यक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, तथा जितने भी आपके दोस्त हैं जो कक्षा 10th में पढ़ते हैं उन सब के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तथा जिस किसी ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब